एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की जिसे 14 साल की कमसीन उम्र में एक ही बार कई लड़कों से एक साथ प्यार हो जाता है। लेकिन इस नादान प्यार का जो अंजाम होता है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, इस दिल दहला देने वाले केस ने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी है एक नादान प्यार की और उसके खौफनाक अंजाम की। अगर आपकी उम्र 13 वर्ष से कम है तो इसी वक्त ये वीडियो यही छोड़ दें। आगे जानते हैं इस खौफनाक केस के बारे में। कहानी है हरियाणा की। हरियाणा के सोनीपत में एक थाना है राय थाना, और ये कहानी इसी राय थाने गांव की है। इस कहानी को जानने के लिए आपको चलना होगा लगभग कुछ साल पहले। मध्य प्रदेश में एक गांव है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम गंगाराम था। यह कहानी गंगाराम और उसके परिवार की है। गंगाराम की शादी एक शोभा नाम की लड़की से होती है। शोभा की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। इस शादी से शोभा की एक बेटी थी। पहला पति मर जाता है, फिर उसकी शादी गंगाराम से होती है। जब इस गंगाराम से शादी हुई तो शोभा अपनी बेटी को लेकर गंगाराम के पास आ जाती है। गंगाराम के पास आने के बाद गंगाराम के भी 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है जिसका नाम आस्था होता है। लगभग 4 साल उसकी उम्र होती है। एक बेटा होता है जिसका नाम ऋतिक होता है। ऋतिक और आस्था में 1 साल का फर्क होता है। अब परिवार इतना बड़ा होता है, 2 बेटी और 1 बेटा। तो गंगाराम और शोभा को लगा कि इस टीकमगढ़ में अपने हिसाब से न कोई रोजगार है, न कोई चीजें हैं, फिर हमें यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोई काम धंधा किया जा सके। तो फिर गंगाराम और शोभा अपने टीकमगढ़ को छोड़कर हरियाणा चले जाते हैं। हरियाणा में एक जगह होती है सोनीपत, और इसी सोनीपत में थाना लगता है राय थाना। यही के गांव में गंगाराम और शोभा, उनके 2 छोटे बच्चे ऋतिक और आस्था, यह चारों लोग रहने लगते हैं। बड़ी बेटी नीतू, जिसका उम्र लगभग 13 साल की थी, उसको वहीं टीकमगढ़ में छोड़ देते हैं ताकि दादा और दादी की देखभाल कर सके। यहाँ गंगाराम राजमिस्त्री का काम करने लगता है और शोभा को लगता है कि घर में बैठने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह भी पति के साथ मजदूरी करने लग जाती है। परिवार की आमदनी भी बढ़ जाती है, बच्चों की परवरिश भी ठीक से होने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। साल 2021 में ये लोग आए थे। अब 2023 आ जाता है। 2 साल का समय बीत जाता है। अब ये लोग यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुके थे और अच्छा खासा घर भी चलने लगा था। यहाँ के आसपास के लोग भी इन्हें अच्छे से पहचानने लगे थे और इनके बच्चों से भी मकान मालिक को अच्छा लगाव हो गया था। यहाँ के लोग इन्हें ठीक ठाक और अच्छी छवि के रूप में देखने लगे। अब इधर बड़ी बेटी नीतू, जिसे दादा दादी के पास छोड़कर आए थे, तो शोभा को लगता है कि बेटी नीतू को अब यहाँ बुला लेना चाहिए। वह घर का काम काज कर लेगी और मैं बाहर का मजदूरी कर लूंगी। गंगाराम को भी लगता है कि यह बिल्कुल ठीक रहेगा, वह यहाँ रहेगी तो हमारी मदद हो जाएगी। इसीलिए फिर फरवरी महीने में नीतू को टीकमगढ़ से ले आते हैं। नीतू अब 14 साल की हो चुकी थी। उसका यहाँ पर भी एडमिशन करा दिया गया। अब वह सुबह का नाश्ता बनाने के बाद स्कूल चली जाती थी। फिर वहां से आने के बाद दोपहर का खाना भी बना देती थी। अब सारे लोग खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। अप्रैल के महीने में नीतू क्लास 6 से क्लास 7 में चली जाती है और उसको कुछ किताबों की जरूरत होती है और अपने पिता से कहती है, कुछ किताबें चाहिए, मुझे पैसे दे दीजिए या खुद ही खरीद कर ले आए। तब पिता कहते हैं कि मैं ही लाकर दे दूंगा या तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा तो तुम्हारी माँ किताबें खरीद कर ला देगी। ये कहने के बाद गंगाराम और शोभा अपने काम पर निकल जाते हैं। नीतू यहाँ पर अकेली थी। काम खत्म होने के बाद शोभा गंगाराम से पैसे मांगती है और कहती है कि मुझे किताबें लानी है। तो गंगाराम कहता है कि जाओ, लेकिन दोपहर तक आ जाना। शोभा घर पर जाती है और कमरे में देखती है तो दोनों छोटे बच्चे हैं पर नीतू नहीं है। फिर वो छत पर जाती है और छत पर जाते ही शोभा जो देखती है, उसे देखते ही शोभा की चीख निकल जाती है। ऐसा भयानक दृश्य जिसे देखकर सभी की हालत खराब हो जाए। शोभा की चीख सुनने के बाद मकान मालिक फौरन छत पर आता है और छत पर देखने बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। आसपास के पड़ोस भी घर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। दरअसल नीतू छत पर औंधे मुंह बेहोश पड़ी थी। सारे लोग उसे उठाते हैं। उसे उठाकर पास के अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर नीतू को चेक करता है और बताता है कि नीतू की मृत्यु हो गई है। ये बात सुनकर शोभा फूट फूट कर रोने लगती है।
उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि एक अच्छी खासी लड़की की कैसे मृत्यु हो गई। गंगाराम भी भागते हुए अस्पताल पहुंचता है और सब कुछ देखते ही बेहोश हो जाता है। यहाँ शोभा और गंगाराम फूट फूट कर रो रहे होते हैं। इसी बीच कोई पुलिस को फोन कर देता है। राय थाने के पुलिस मौके पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद पुलिस डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या हुआ है। डॉक्टर बताते हैं कि हमारे पास इस लड़की को लाया गया है और बताया गया कि लड़की बेहोश हो गई है, मगर जब हमने चेक किया तो पता चला कि लड़की मर गई है। पुलिस वाले लड़की के माता पिता से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ और पिता कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थे। बस दोनों दहाड़े मारकर रो रहे थे और आसपास के सारे लोग उन्हें समझा रहे थे, जैसे तैसे करके हिम्मत दे रहे थे। लेकिन जिसके घर की बिटिया की मृत्यु हो जाए तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अब पुलिस वाले भी उनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग बताइए नहीं तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। कार्यवाही का मतलब लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है या किसी ने लड़की के साथ गलत किया है तो हम उसके ऊपर एक्शन लें। अगर किसी ने उसका कत्ल किया है तो हमें उसकी जानकारी दी जाए, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पुलिस वाले जब ये बात बोलते हैं तब गंगाराम और शोभा ये बोलते हैं कि हमें इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करना है। जिसको जाना था वो जा चुका है, बीमारी से या फिर कोई और वजह से। हमें इसकी कोई कंप्लेन नहीं करवानी है। हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी की वजह से हम थाने की बार बार चक्कर ना लगाए। हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है। अगर हम थाने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे जो 2 बच्चे हैं उनके रोजी रोटी का क्या होगा, उनका पेट कैसे पालेंगे। तब पुलिस चुप हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि ये लोग ठीक कह रहे हैं। पुलिस वाले गंगाराम से कहते हैं कि अगर आपको कोई कार्रवाई नहीं करवानी है तो आप हमें लिखित में दीजिए कि हमें किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई नहीं चाहिए और हमें लड़की का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना है। गंगाराम और शोभा लिखित रूप से पुलिस वाले को देते हैं कि हमें कोई कार्रवाई नहीं करवाना। हम इस बात से संतुष्ट है कि हमारी बिटिया की मृत्यु हो चुकी है। अब सारे औपचारिकता पूरे हो चुके थे। अब लाश को ले जाने की बारी आती है। लाश को अस्पताल वाले पैक कर रहे थे। इसी दौरान वहां जो डॉक्टर मौजूद था, उस डॉक्टर को लाश को देखकर कुछ ऐसा लगता है कि लड़की का मर्डर हुआ है और मर्डर से पहले रेप भी हुआ है। अब जैसे डॉक्टर को इस बात का पता चला तो उसने पुलिस को बताया। पुलिस भी समझ चुकी थी कि मामला जितना सादा दिख रहा है उतना सादा नहीं है। डॉक्टर पुलिस से कहता है कि यह एक मर्डर केस है और मुझे अपने तजुर्बे से लग रहा है कि लड़की का रेप भी हुआ है, क्योंकि लड़की के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। इतनी ही देर में मीडिया भी वहां पहुंच जाती है। मीडिया टीवी पर लाइव कवरेज देने लग जाती है। अलग अलग तरह की बातें बताई जाने लगती है। डॉक्टर को यह अंदेशा है कि लड़की का मर्डर और रेप हुआ है। यह बात मीडिया को पता चल जाती है और इस बात को बढ़ा चढ़ा कर बताने लग जाते हैं। पुलिस को लगता है कि हम अगर इस मामले को का रफा दफा कर देंगे तो हमें भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। पुलिस वाले कहते हैं कि परिवार वाले चाहे जितना लिखित दे, कितना भी कार्रवाई के लिए मना करें, लेकिन हमें इस लाश को अपने कब्जे में लेना होगा और इस पर कार्रवाई करनी होगी। पुलिस वाले लाश का पोस्टमार्टम कराते हैं। 30 तारीख को पोस्टमार्टम होता है और लगभग 1 या 2 तारीख को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम में रेप का तो नहीं, लेकिन मर्डर की पुष्टि हो जाती है। पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाता है लड़की का गला घोंटकर हत्या किया गया है। अब परिवार वालों से पूछताछ शुरू की गई। जब परिवार वालों से पूछताछ की गई तो परिवार वाले कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि हमें किसी पर कोई शक नहीं है, न ही हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है। पुलिस वाले जब मकान मालिक से पूछताछ करते हैं तो मकान मालिक बताता है कि इस घर में बाहर से कोई नहीं आया है। हाँ, बस घर वालों ने आना जाना किया है। अब चूंकि मकान मालिक ने ये बयान दिया था तो पुलिस वालों को घर वालों पर पूरी तरह से शक होने लगा। पुलिस वाले सोचते हैं कि परिवार वालों से हमें दूसरी तरह से पूछताछ करनी होगी, खास करके गंगाराम और शोभा से। इसी तरह से पूछताछ करते हैं। ये लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और पुलिस वालों को एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी इतनी चौंकाने वाली, इतनी हैरान करने वाली है, शायद आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। दरअसल जो नीतू थी, जिसके पिता की मौत पहले ही हो गई थी, जिसे टीकमगढ़ में दादा दादी के पास ही छोड़कर हरियाणा चले आए थे। टीकमगढ़ में नीतू क्लास 5 में थी और जो इसके सौतेले दादा दादी थे उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी। जब कुछ पड़ोसी ने आकर उनसे बताया कि नीतू मोहल्ले के कई लड़कों से बातचीत कर रही है
तो वो यह कहकर टाल देते हैं कि वह अभी 15 साल की ही तो है, क्या ही करेगी। उसके बाद 2023 में नीतू को सोनीपत लाया गया। यहाँ भी नीतू अपने प्रेम प्रसंग जारी रखती है। छुप छुप कर बात करती रहती है, क्यों कि गंगाराम और शोभा दोनों दिन भर काम के लिए घर से बाहर रहते हैं, इसीलिए वो आराम से दिन भर लड़कों से बातचीत करती रहती थी। लेकिन अचानक से एक दिन नीतू की माँ देखती है कि वो किसी से फोन पर बात कर रही है और इसके पास एक मोबाइल भी है। अभी माँ को अचानक से सामने देखकर तुरंत ही मोबाइल को छुपा देती है। शोभा यह देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी सिर्फ 13 साल की छठी क्लास में पढ़ रही है और किसी लड़के से बात कर रही है। माँ अपनी बेटी को बहुत मारती है और पीटते पीटते उसे समझाती भी है कि बेटी, तुम्हारी उम्र यह करने की नहीं है। वह उसे अपनी कसम भी देती है। उसके बाद नीतू भी कहती है, ठीक है, मैं नहीं बात करूंगी। जैसे वक्त गुजरता है, थोड़े टाइम बाद शोभा देखती है कि नीतू किसी से बात कर रही है और इस बार कोई और लड़का है। वो उसे फिर मारती और समझाती है, लेकिन ये घटना बार बार होता है। यह कई लड़कों से बात करती है और मोबाइल को ऐसी जगह छिपाती है कि गंगाराम तो नहीं, पर शोभा बार बार पकड़ लेती है, बार बार मोबाइल छीन कर रख लेती है। लेकिन नीतू फिर कहीं से मोबाइल का जुगाड़ कर लेती है। परिवार वालों का मानना है कि लगभग 1.5 महीने में 50 बार पकड़ा है और वो हर बार बस यही कहती है कि अब वो बात नहीं करेगी, लेकिन करती रहती है। शोभा को लग गया कि यह अब मेरे बस का नहीं है, तो शोभा ने गंगाराम को बताया। जब गंगाराम यह बात सुनता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो डांटता फटकारता और कहता है कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही गंगाराम बोलता है तो तुरंत नीतू पलटकर जवाब देती है कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगी। मुझे जिसके साथ रहना होगा मैं उसके साथ रहूंगी। बहुत सारी जलील बातें बोलती है, मैं बता भी नहीं सकता। ये चीजें लगातार होने लगती है। वो यहाँ भी पड़ोस के लड़कों और एक स्कूल के लड़के से बात करने लगती है। परिवार वाले कई बार बोलते डांटते मारते रहते हैं, पर नीतू झगड़े से इस कदर आदी हो गई थी कि अपने घर वालों के सामने बात करने लगी और ऐसी बातें करती है कि शायद शोभा भी सुनती तो शर्मा जाती। यह सब ऐसा चलता रहता है। इसी बीच 29 अप्रैल 2023 की रात को सब खाना खाने बैठते हैं तो वही मामला होता है। वहीं विवाद उठता है। नीतू किसी लड़के से बात कर रही थी। ये बात जैसे ही गंगाराम सुनता है तो खाना खाते खाते पूछता है कि तुम ये चीज बंद करोगी या नहीं। पलटवार सीधा नीतू जवाब देती है कि मैं बंद नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना है करो। अगर तुम ज्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। और वह खाना छोड़कर कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है और परिवार वालों के आगे ही बात करने लग जाती है। अब गंगाराम और शोभा को लगता है कि मामला हाथ से निकल चुका है। उन्हें लगा कि अगर ये जिंदा रहेगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए वो कत्ल का खौफनाक प्लान बनाते हैं। साथ ही इस बात का भी प्लान बनाया जाता है कि किधर से भी ये मर्डर न लगे, और अगर मर्डर लगे भी तो ऐसा न लगे कि इस मामले में हमारा कोई हाथ है। 7 बजे सुबह जब नीतू सो रही थी तो दोनों लोग कमरे के अंदर जाते हैं और गंगाराम उसका हाथ पकड़ता है और शोभा उसकी सीने पर बैठ जाती है और गला दबाकर बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को छत पे ले जाकर छोड़ देते हैं। फिर दोनों आराम से नाश्ता करते हैं और अपने काम पर जाते हैं। काम करने के बाद प्लान के तहत सबके सामने, जो कि वहां मकान मालिक और जो बाकी मजदूर थे, शोभा बोलती है कि घर पर जाना है। नीतू को किताब दिलवानी है ताकि सारे लोग अच्छे से सुन सके कि ये तो घर पर किताब दिलाने के लिए जा रही है। उसके बाद वो घर जाती है और उसी तरह से चीखने और चिल्लाने का नाटक करती है। उसी तरह से अस्पताल में भी नाटक करती है और इसका नाटक देखकर पुलिस वाले भी एक बार शॉक में आ जाते हैं कि कोई इंसान इस तरह से नाटक कैसे कर सकता है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा। नीतू के माँ बाप को नीतू के साथ ऐसा करना सही था या नीतू को किसी और तरीके से समझाना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।